यही डायनसेफेलॉन देख लें आज, है ना। डायनसेफेलॉन में एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इससे पहले हो गया था सब, ऑप्टिक लोब, हाँ ये सब हो गया था, है ना। एनसीईआरटी में आपके डायनसेफेलॉन में दो ही चीज़ दिया हुआ, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे अपन टॉपिक क्या, डायनसेफेलॉन, जो किसका पार्ट है? ये तो पता है कि ब्रेन का, ब्रेन के किस पार्ट, फोर ब्रेन का पार्ट है, किसका है? फोर ब्रेन का, है ना। चलो देखो, जस्ट बीनीथ द कॉर्पस कैलोशम वी हैव डायनसेफेलॉन। आपने देखा कि पहले फोर ब्रेन में होगा कौन? सेरेब्रम। सेरेब्रम को जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ के कौन रखता है? कॉर्पस कैलोशम। उस कॉर्पस कैलोशम के जस्ट नीचे कौन होता है? डायनसेफेलॉन, ठीक है। अब डायनसेफेलॉन में क्या क्या होगा देखो आप, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, है ना। एपिथैलेमस क्या बनाता है आपका? रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन। देखो ये पूरा डायनसेफेलॉन है मान लो, तो रूफ कौन बनाया आपका? एपिथैलेमस। फ्लोर कौन बनाएगा आपका? हाइपोथैलेमस। और लैटरल वॉल कौन बनाएगा आपको? थैलेमस। आई बात समझ? रूफ कौन बनाया? एपी। फेस कौन? और साइड में कौन? थैलेमस, ठीक है। इसको बोलते हैं रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, टू लैटरल वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन, और आपका हाइपोथैलेमस क्या हो गया? फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। क्लियर है? बिलो द डायनसेफेलॉन कम्स द मिड ब्रेन, है ना। इसके नीचे कौन आएगा आपका? मिड ब्रेन। बिलो द मिड ब्रेन कम्स द हाइंड ब्रेन, है ना। ऑन हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होंगे, पॉन्स, इसको क्या बोलते हैं? पॉन्स वरोलाई। ये सीधे किसके नीचे होता है? मिड ब्रेन के। उसके बाद कौन होगा? सेरेबेलम, प्रेजेंट एट द लैटरल साइड, बताया था मैंने, ठीक है। और उसके बाद आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा बिलो द पॉन्स। क्लियर है? चलो, एंड द मेडुला देन कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो पहले किसके बारे में देखेंगे अपन? एपिथैलेमस। तो पहला तो आप समझ गए एपिथैलेमस क्या बनाता है? रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन। दूसरी बात, इस एपिथैलेमस के लैटरल साइड पे एक आपका बॉडी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं अपन क्या? पीनियल बॉडी। क्या बोलेंगे? पीनियल बॉडी। अब देखो, एपिथैलेमस हैज अ प्रोजेक्शन कॉल्ड पीनियल बॉडी। एपिथैलेमस का ही प्रोजेक्शन है, आगे की तरफ एक निकला हुआ स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पीनियल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनियल बॉडी, ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चरली इट इज वेस्टिजियल, मतलब अगर स्ट्रक्चर देखे तो ये क्या है आपका? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल समझते हो? जिसका कोई यूज ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, है ना। तो देखो, पीनियल बॉडी इज कंसिडर्ड एज द थर्ड वेस्टिजियल आई। इसी को क्या बोलते हैं अपन? थर्ड वेस्टिजियल आई बोलते हैं, है ना। है तो आई बोल रहे, लेकिन क्योंकि रिसेप्शन में हेल्प नहीं कर रहा, राइट, लाइट रिसेप्शन में, तो लाइट रिसेप्शन में हेल्प नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल, ठीक है। Structurally, it is vestigial because it does not help in vision, but functionally it is an endocrine in nature. मतलब क्योंकि ये देखने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोले थर्ड वेस्टिजियल आई, है ना। लेकिन यह क्या है, किस चीज़ में हेल्प करता है आपका? एक, यह फंक्शनली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है आपका? एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या सिक्रीट करेगा? कहीं ना कहीं हार्मोन, ठीक है। तो देखो, इट सिक्रीट्स टू हार्मोन, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है आपका, एक आपका कौन है? मेलाटोनिन, दूसरा कौन है आपका? सेरोटोनिन। अब मेलाटोनिन में देखो, यह स्किन पेगमेंटेशन करता है आपका, तो आपका स्किन का पिगमेंट है किस, कौन डिसाइड करता है? मेलाटोनिन, है ना। दूसरा, सर्कैडियन रिदम, बताया था ना क्या होता है? सर्कैडिया मतलब 24 आवर रिदम जो आपके बॉडी का है ना, स्लीप एंड वेक साइकिल। रात होते ही आपको नींद आएगी, है ना। कुछ काम आप बेहतर दिन में कर सकते हो, कुछ काम आप बेहतर कब कर सकते हो? रात में। रात जैसे ही होती है क्या आता है? हमें नींद आती है। दिन में हमें नींद वैसी नहीं आती है। वैसे तुम लोग के लिए क्या एक्सेप्शन हो, कभी भी सुला दो नहीं। तो देखो, तो ये जैसे देखो, ये सिक्रेट करेगा मेलाटोनिन, जो आपका स्किन पिगमेंटेशन प्लस सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है। दूसरा आपका कौन है? सेरोटोनिन, या इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है, जो इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें काम आता है। कौन आपका? सेरोटोनिन। क्लियर है? इन एपिथैलेमस वी हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो एपिथैलेमस है उसमें बहुत सारे नेटवर्क इसके हैं, ब्लड वेसल्स के। एंड एक और सेल्स होगा, उस सेल का नाम क्या है? एपेंडाइमल सेल्स। आपको याद होना चाहिए, एपेंडाइमल सेल्स जो आपके ब्रेन के कैविटी है उसको भी लाइन किया हुआ है, याद है ना। और क्या सिक्रेट करता है? CSF करता है ना, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना। तो इन एपिथैलेमस वी हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एपेंडाइमल सेल्स कॉल्ड एंटीरियर
कोरोइडल प्लेक्सस। प्लेक्सस जैसे ही आगे आपका समझ लो कि इसका मतलब होता है नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क। जो आपके एपिथैलेमस में जो आपका नेटवर्क प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे एंटीरियर कोरोइडल प्लेक्सस, याद रखना, क्योंकि एक और होता है पोस्टीरियर कोरोइडल प्लेक्सस। यहाँ पे कौन वाला है? एंटीरियर कोरोइडल प्लेक्सस, ठीक है। दिस नेटवर्क ऑफ एंटीरियर कोरोइडल प्लेक्सस secretes CSF into the cavity called diocele, third ventricles of brain present in diencephalon। याद है ना? डायनसेफेलॉन में आपका कौन प्रेजेंट था? डायोसिल। याद है? थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और उस थर्ड वेंट्रिकल में मैंने आपको बताया था इस जो भी वेंट्रिकल्स होंगे उसमें से क्या भरा हुआ है? CSF। तो CSF कोई ना कोई तो होगा ना उसको सिक्रीट करने वाला। कहीं आपका कोरोइडल प्लेक्सस, इसको एंटीरियर कोरोइडल प्लेक्सस, जिसमें क्या क्या आपका नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्लस एपेंडाइमल सेल्स एक सिक्रीट करता है उसमें क्या आपका फ्लूइड, दैट इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है? अब पूछता है कोरोइडस प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ, तो क्या बोलोगे? कैपिलरी। मेनली क्या है? कैपिलरीज का नेटवर्क है। और वहां पे जो CSF आपका सिक्रीट कर रहा है कौन कर रहा है? एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स सिक्रीट्स CSF, ऑल्सो कोरोइडल प्लेक्सस सिक्रीट CSF इनटू डायनसेफेलॉन। लेकिन मेन आपसे पूछा जाता है किसका नाम लिखोगे? एपेंडाइमल का। किसका लिखोगे? एपेंडाइमल का। अब समरी देखो, एपिथैलेमस में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको ब्रैकेट में मैंने समरी करके लिख दिया है। आपको उसी दो बात को याद रखना है बस, जहां जहां ब्रैकेट के अंदर है। आपने देखा है एपिथैलेमस में एक स्ट्रक्चर मिलता है पीनियल बॉडी, ये एंडोक्राइन नेचर है, दो हार्मोन का सेक्रेशन करता है, दोनों हार्मोन का नाम याद कर लेंगे अपन। दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट है आपका? कोरोइडल प्लेक्सस, दैट इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, और स्पेशल सेल कॉल एपेंडाइमल सेल, जो क्या सेक्रेट करता है इसके कैविटी में। क्लियर है? दूसरा पार्ट कौन सा आपका? थैलेमस। Thalamus forms two lateral wall of diencephalon, and these two lateral walls are connected to each other with the help of a connective called avuncular commissure। अब दो lateral wall अलग अलग है, बात समझो। अभी दिखाया था स्ट्रक्चर में आपको, ये देखो। यहाँ आपका कौन है? एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे आपका, अब ये जो दोनों थैलेमस है आपस में क्या होता है? कनेक्टेड। जो स्ट्रक्चर इसको कनेक्ट कर रहा है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? एवेंकुलर कमीशा। क्लियर है? थैलेमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑल द स्टिमुलाई coming towards the cerebrum or coming towards brain has to pass through thalamus, है ना? तो basically thalamus act as a gatekeeper, or in more precise term it is a relay center, that is all the stimuli coming towards the cerebrum or brain gets collected in the thalamus and then it is distributed to different parts of the brain। ये बात सही है कि नहीं? इसको अपन गेट कीपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेट कीपर, या इसको अपन रिले सेंटर बोल सकते हैं। देखो क्यों, क्या ध्यान दो, क्या आपका फोर ब्रेन है, मतलब सेरेब्रम है, सेरेब्रम के जस्ट नीचे कौन है आपका? थैलेमस एंड एपिथैलेमस, ऐसे ही है ना? देखो ये क्या करता है, थैलेमस का मेन काम क्या है? जो भी आपका आ रहा है, आप बुक में देखोगे ऐसे समझाने के लिए एपिथैलेमस यहाँ बना दिया हमने। बुक में आपको कैसे दिया हुआ है? इसको क्या मान लिया? थैलेमस। इसको क्या मान लिया? हाइपोथैलेमस, है ना? अब देखो होता क्या है, जो भी सिग्नल आपका नीचे से ऊपर जा रहा है अब को कलेक्ट कौन करेगा? पहले थैलेमस। कौन कलेक्ट करेगा? थैलेमस। और फिर थैलेमस क्या करेगा? जिस पार्ट में, अब सिग्नल तो अलग अलग आ सकते हैं ना, कोई विजन का हो सकता है, कोई स्मेल का हो सकता है, कोई मतलब हियरिंग का हो सकता है, अलग अलग विजन हो सकता है ना, स्टिमुलस। तो यह क्या करेगा? आप जानते हो आपके इस सेरेब्रम में बहुत सारे लोब हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, जैसे आपने पढ़ा था स्मेल के लिए कौन वाला? टेम्पोरल लोब, है ना? ये क्या करेगा? जो भी सिग्नल आ रहा है ना उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कौन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? थैलेमस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब वो देखेगा ये सिग्नल स्मेल वाला है तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? टेम्पोरल लोब में। देखेगा विजन वाला है तो कहाँ पे? विजन वाले लोब में। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके, इसलिए इसको बोलते हैं गेट कीपर। सबको आया रोक के रखा। गेट कीपर क्या करता है? कोई भी आया उसको पहचानता है पहले कि कौन है ना? कोई आया मान लो कि डिलीवरी करने आया तो क्या बोलेगा? बोलेगा कि मेरे को ए ब्लॉक में जाना है, तो बताएगा ना ए ब्लॉक यहाँ है, इधर जाना है आपको, बी ब्लॉक यहाँ है, यहाँ जाना है आपको। सेम काम थैलेमस करेगा। जो भी स्टिमुलस आ रहा है, जो भी सिग्नल आ रहा है उसको कलेक्ट करेगा और उसको रेस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। थैलेमस इसलिए बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसलिए इसको गेट कीपर या क्या बोलते हैं? रिले सेंटर। सारा स्टिमुलस आया
वहां पे रोका और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जहां पे उसको जाना है। क्लियर है? अब देखो, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आप बोल लो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ तो होगा ना, बताओ। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एक बात बताओ, कोई तो होगा इसमें थैलेमस में, कुछ तो नेटवर्क होना चाहिए ना, है ना। उस नेटवर्क के बारे में स्टडी करेंगे अब, ठीक है। आगे देखो, उसको रास बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? रास। अभी देखते हैं। वन स्टिमुलाई विच डज नॉट कम टू थैलेमस, आपको पता होना चाहिए ऑल्फैक्टरी वाला, क्योंकि उसके लिए अलग से ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट है। वो वाला स्टिमुलस थैलेमस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। One stimuli which does not come to thalamus is olfactory stimuli because the olfactory stimulus relay center is in the olfactory. Clear है? But rest all relay center lies in thalamus. Thalamus has a specialized network of nerve called RAS. इसमें पूरा नेटवर्क है किसका? आपका नर्व फाइबर्स का, जो अलग अलग डायरेक्शन में सारे स्किन को लेके जाएगा। उसको क्या बोलते हैं अपन? रास, रेटिक्यूलो एक्टिवेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलो एक्टिवेटिंग सिस्टम। देखो, ये सब पढ़ाने के बाद एक बार मेरे पास टाइम है, एनसीईआरटी भी आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यू हैव टू स्टडी वेरी लेस, है ना, बहुत कम पढ़ना है आपको, बहुत बहुत कम। लेकिन फॉर नॉलेज आपको ये सब जानकारी रहेगा, तब आप उसको कोरिलेट कर पाओगे चीज़ों। एनसीईआरटी में क्या है कि चीज़ें हटा के दे देता है समरी के फॉर्म में। अब सीधे सीधे लाइन को जंप करके लिखता है तो बच्चों को लगता है ये कैसे हुआ। तो एटलीस्ट इनके पढ़ने से आपको मैकेनिज्म पता होगा, बाकी स्टडी आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। एक वैसे भी फोकस एरिया नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। वो अभी तुम्हारे क्लास में ही सेंड कर दूंगा मैं। चलो देखो, अब रास का काम क्या होगा? रास ज्वाइंट्स थैलेमस विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रम, यही करेगा ना। ये थैलेमस है, इसमें नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर दैट इज कॉल्ड रास, और रास क्या करेगा? अलग अलग सेरेब्रम के हिस्से में फैल जाएगा, ताकि जो सिग्नल जिस हिस्से का हो, जिस लोब का हो, वहां पे वो पहुंचा देगा, ठीक है। रास ज्वाइंट्स थैलेमस विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम, that is all the stimuli coming towards the brain will first get collected in the thalamus, and then thalamus with the help of RAS distributes the stimuli to different parts of the cerebrum. तो इतना लिख रहा हूँ, उसके बीच में मैंने समरी लिख दिया है। आप जब पूरा पढ़ना शुरू करोगे ना, बस वो समरी वाले पॉइंट को देखोगे, जैसे हमने एपिथैलेमस में समरी देखा, तो ही बात लिखा मैंने। कोरोइडल प्लेक्सस और दूसरा लिखा हमने पीनियल बॉडी, है ना। मतलब जैसे ही आप वो टॉपिक पढ़ोगे, आपको दो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि पीनियल बॉडी क्या है, पीनियल बॉडी क्या सिक्रीट करता है ना, और आपका कोरोइडल प्लेक्सस क्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें। तो इफ रास गेट्स फटिग, तो अगर रास आपका क्या हो गया? थक गया, तो सिग्नल आपके ब्रेन तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अ पर्सन विल लूज हिज और हर कॉन्शियसनेस। क्लियर है? तो alertness and consciousness of a person is associated with thalamus. क्लियर है? समरी थैलेमस का क्या हो गया? सबसे पहला आपने क्या देखा? हैवेनक्यूलर कमीशर, वो ऐसा नेटवर्क है जो दोनों थैलेमस को आपस में कनेक्ट करता है। दूसरा हमने देखा इट एक्ट एज अ गेट कीपर और रिले सेंटर, और तीसरा है कि इसमें नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, जिसको क्या बोलते हैं? रास, रेटिक्यूलो एक्टिवेटिंग। क्लियर है? अगला कौन सा आपका? हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस, फ्लोर ऑफ एनसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स प्यूटिट्री ग्लैंड, जिसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं अपन? प्यूटिट्री को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स प्यूटिट्री ग्लैंड और मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, विच इन टर्न कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल किया किसको? प्यूटिट्री को, और प्यूटिट्री बाकी जितने ग्लैंड आपके बॉडी में सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स हार्मोन्स। अब हाइपोथैलेमस प्यूटिट्री को कैसे कंट्रोल करता है, अगले चैप्टर में अच्छे से देख लेंगे अपन, किसमें? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो हाइपोथैलेमस पहले भी बताया था मैंने, दो टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन? आपका हाइपोथैलेमस। अब वो दो टाइप का हार्मोन कैसा होगा? एक इनहिबिटरी हो सकता है, दूसरा आपका स्टिमुलेटरी हो सकता है, बताया था। मतलब मान लो आपके बॉडी में किसी हार्मोन की जरूरत है, तो कौन वाला सिक्रीट करेगा? स्टिमुलेटरी, जाके पिट्यूटरी को क्या करेगा? स्टिमुलेट
बोलेगा भाई इस हार्मोन का सिक्रीशन करवाओ, क्या अगर तुमने स्टोर करके रखा है तो इसको रिलीज करो, है ना। दूसरा होगा इनहिबिटरी। मान लो जैसे ग्रोथ हार्मोन है, एक टाइम के बाद आपके बॉडी में ग्रोथ होता है क्या? नहीं ना, रुक गया ग्रोथ, है ना। अब ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो पिट्यूटरी कौन वाला भेजेगा, हाइपोथैलेमस कौन वाला भेजेगा? इनहिबिटरी वाला, बोलेगा अब इसकी जरूरत नहीं है, इसके सिक्रेशन को बंद करो, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस में भी तो कुछ ऐसा होगा ना जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा होगा, होना चाहिए ना कुछ ऐसा, है ना। अब उसी के बारे में देखते, देखो द न्यूरॉन्स विच सिक्रेट हार्मोन फॉर हाइपोथैलेमस आर, जो न्यूरॉन्स होंगे हाइपोथैलेमस में जो क्या सिक्रेट करवा रहा होगा, हॉर्मोन्स, वो दो टाइप के हैं। पहला आपका पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, दूसरा बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। दीज आर न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, है ना। अब आगे देखो, एंड द हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस इज नोन एज न्यूरो हॉर्मोन्स, क्योंकि न्यूरॉन्स हार्मोन का सिक्रीशन करवा रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं न्यूरो हार्मोन, हार्मोन सिक्रीटेड बाय न्यूरॉन्स। क्लियर है। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, यही दो हार्मोन है आपका, तो कौन आपका करता है, आर द हार्मोन सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस, ये दोनों सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस। बुक में आप देखोगे ना एनसीईआरटी में तो थोड़ा अलग करके लिखा हुआ है, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ही लिखा है। इसमें यह लिखा हुआ है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी, क्या लिखा हुआ है, रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी, तो वह बस इसको स्टोर करके रखता है, कौन आपका, पिट्यूटरी। एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को पिट्यूटरी क्या करता है, बस स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत होगा उसको क्या करेगा, रिलीज। लेकिन इसको प्रोड्यूस कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको सिक्रीट किया, प्रोड्यूस किया, यह जाके स्टोर हो गया कहाँ पे, पिट्यूटरी में, और जब बॉडी की जरूरत होगी तब पिट्यूटरी उसको यहाँ से क्या करेगा, ठीक है। तो स्टोरेज एरिया है कौन इसका, पिट्यूटरी, सिक्रीशन कौन करता है इसका, हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलो, ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है आपका, एक पेप्टाइड हार्मोन है। देखेंगे अगले चैप्टर में टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, है ना। अमाइनो एसिड हार्मोन होता है केमिकल नेचर के बेसिस पे, पेप्टाइड हार्मोन होगा, प्रोटीन हार्मोन होगा, है ना, स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, हार्मोन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है आपका, पेप्टाइड हार्मोन। इट इज, पढ़ चुके हो इसका फंक्शन आप लोग, है ना। इट इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन कौन कर रहा है आपका, हाइपोथैलेमस, लेकिन रिलीज इसको कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी में भी कौन सा, पोस्टीरियर। अगले चैप्टर में फिर से देखेंगे कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, तो इसके सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है। अभी पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखेंगे ना, मतलब उसमें भी दो पार्ट है, एंटीरियर वाले में ना सीधा सीधा हाइपोथैलेमस का हार्मोन एंटर नहीं करता है, जबकि पोस्टीरियर वाले में हाइपोथैलेमस का सीधा एक्सॉन उसमें घुसा होता है, किसमें, पोस्टीरियर में। इसीलिए हाइपोथैलेमस वाला हार्मोन का सिक्रेशन कौन करेगा, रिलीज कौन करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अगले चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा। बस अभी तक हमने ये देखा कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको भाई, पिट्यूटरी को। कैसे कंट्रोल करता है, बाय द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन सिक्रेट करने के लिए उसमें कुछ स्पेशल क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। अब क्योंकि हार्मोन न्यूरॉन सिक्रेट कर रहे हैं, उस हार्मोन को क्या बोलेंगे, न्यूरो हार्मोन। दो टाइप का हार्मोन का नाम देखा जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। क्लियर है। इट कंट्रोल्स, इसकी बात चल रही है अभी ऑक्सीटोसिन की। इट कंट्रोल्स की एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ऑक्सीटोसिन का रोल कहाँ होता है आपका, पार्चुरेशन में। ये यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बच्चा बाहर निकल सके, सारी बात समझ। तो पार्चुरेशन लैक्टेशन में ये हार्मोन हेल्प करता है, कौन आपका, ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस आल्सो एक्ट एज, तो एक फंक्शन देख लिया हमने हाइपोथैलेमस का, इट इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस आल्सो एक्ट एज अ थर्मोस्टैट ऑफ आवर बॉडी, मतलब इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। थर्मोस्टैट, टेम्परेचर को स्टैटिक मेंटेन रखना है, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, है ना, तो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। क्लियर है। ह्यूमन बींग्स आर होम्योथर्मिक, है कि नहीं, एनिमल्स, तो वी नीड टू मेंटेन आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड दिस इज डन बाय हाइपोथैलेमस। आगे देखो, इट ऑल्सो हैज रिसेप्टर फॉर थर्स्ट एंड हंगर, तो व्हेन वी फील हंग्री और थर्स्टी
इट इज ड्यू टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। आई बात समझ? हाइपोथैलेमस के अंदर ही वो रिसेप्टर्स होते हैं जिससे आपको भूख और क्या लगती है, प्यास लगती है। ठीक है। इट हैज ऑस्मो रेगुलेटर रिसेप्टर्स, मतलब ये आपके वाटर और आयन बैलेंस को भी मेंटेन करता है। देखो अब यहाँ पे समरी आ गया। पहला कंट्रोल्स पिट्यूटरी, मतलब ये इसका कैसा फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन, तभी हार्मोन सेक्रेट करता है। तीसरा आपका क्या करता है, हार्मोस्टेट, रिसेप्टर फॉर थर्स्ट एंड हंगर, और लास्ट आपका ऑस्मो। क्लियर है? तो वी कैन से दैट होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस क्या होता है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर ही नहीं, आपका जो भी इंटरनल बॉडी कंडीशन है, मतलब पीएच हो गया, है ना, मतलब आपका वाटर बैलेंस हो गया, आयन बैलेंस हो गया, टेम्परेचर बैलेंस हो गया, उन सब को मिला के बोलिए होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन। होम्योस्टैसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन। उस कंडीशन में सब आ गया, वाटर बैलेंस, आयन बैलेंस, है ना, टेम्परेचर बैलेंस, सब आ गया आपका। ठीक है, उन सब को मिला के क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। तो अपन बोल सकते हैं कि होम्योस्टैसिस इसके कौन मेंटेन करता है हमारे बॉडी में, हाइपोथैलेमस। क्लियर है? फंक्शन ही मेनली पूछता है, याद रखना किस सेंटर में किस चीज का फंक्शन होता है। ठीक है। अब देखो, लिम्बिक सिस्टम बताया था आपको, एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबको मिला दो, है ना। देखो, हाइपोथैलेमस प्लस थैलेमस प्लस वेरियस न्यूक्लियाई ऑफ सेरेब्रम प्लस अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स जस्ट बिलो द थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे कुछ और एकदम अंदर धंसा हुआ है आपके ब्रेन में, दो स्ट्रक्चर होता है, एक को बोलते हैं एमिगडाला और दूसरे को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, है ना। ये जस्ट आपके सेरेब्रम में ही अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, अरे बात समझ। तो देखो, हाइपोथैलेमस, थैलेमस प्लस सेरेब्रम में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स जस्ट बिलो द थैलेमस लाइक एमिगडाला, जो क्या कंट्रोल करता है आपका इमोशनल रिएक्शन, एंड हिप्पोकैम्पस जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेमोरी, है ना। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये हिप्पोकैम्पस, ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस में कन्वर्ट करता है, लॉन्ग टर्म में। तो ये आप लोग का डेवलप नहीं है। ठीक है, और इन सबको मिला दो तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग खास ख्याल रखो अपना किसका, हिप्पोकैम्पस का। अपने हिप्पोकैम्पस का खास ख्याल रखो तुम लोग, तब तक नीट क्लियर नहीं होता है। चलो आगे देखें, कितनी बात सबको समझ में आई। लिम्बिक सिस्टम इज अ बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है ना, कौन आपका, लिम्बिक सिस्टम। इट इज द सेंटर ऑफ आवर इमोशंस, है ना। अब जो चीज इमोशन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट तो होगा ही, है ना। लिम्बिक सिस्टम इज द सेंटर ऑफ आवर इमोशंस, मतलब एंगर, एग्रेशन, लर्निंग, मेमोरी। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल एंड रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। जो आपका सेक्सुअल बिहेवियर है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, इमोशंस है, एग्रेशन है, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज मतलब गुस्सा, डर, है ना, मोटिवेशन, डिप्रेशन, सबके लिए रिस्पॉन्स। ठीक है, ये देखो, एक कदम आगे बढ़ गई सुसाइड। अच्छा, स्ट्रेस, ओके ओके, नहीं बहुत एक्सट्रीम पे चला गया नहीं। चलो, अगला क्या आपका मिड ब्रेन, और तो इस तरह से खत्म हो गया हमारा कौन, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आपने पढ़ा सेरेब्रम, है ना। सेरेब्रम के बाद आपने देखा डायनसेफेलॉन, और उसी में आपने देखा लिम्बिक सिस्टम। क्या देखा, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अब आ गया आपका मिड ब्रेन और मेजेनसेफेलॉन। इसमें पढ़ाता तो मैं बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ट्रेंड को देखते हुए, ब्रेन कैपेसिटी देखते हुए, है ना, अब इसको हमने रिड्यूस करके ऑलमोस्ट किस पे लेके आ गए, एनसीईआरटी पे। किस पे, एनसीईआरटी पे। ठीक है, तो अब ये आपका एनसीईआरटी ही, तो इसीलिए 4 लाइन है तो इसमें 8 लाइन कर दिया अपन, है ना। ब्रेन कैपेसिटी को देखते हुए, क्योंकि अपना लेवल बहुत नहीं गिरा सकते अपन, तो 4 की जगह कम से कम 10 लाइन तो हो, है ना। चलो ठीक है, तो मिड ब्रेन को ही अपन क्या बोलते हैं, मेजेनसेफेलॉन। अब ब्रेन कैपेसिटी होती है हमारी, पता है ना,
जैसे बाइक की आती है ना 100 सीसी 160 सीसी, हमारी ब्रेन कैपेसिटी भी होती है। आप पढ़ोगे 12th में चैप्टर इवोल्यूशन, हमारी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो देखो, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना भाई? बोलोगे सर आप थैलेमस पे लिख दिया आपने हाइपो, कोई बात नहीं है। ये देखो, ये थैलेमस है, कौन है आपका? हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट नीचे कौन है आपका? मिड ब्रेन। या तो आप थैलेमस बोल दो या क्या बोल दो, हाइपोथैलेमस, एक ही बात है ना। और इसके जस्ट नीचे कौन होगा आपका? पॉन्स बारोलाई। पॉन्स बारोलाई के भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कौन है आपका? पॉन्स। ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ से हो गया स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे बगल में होगा सेरेबेलम। कौन होगा? सेरेबेलम। और यहाँ पे आपका सेरे, ठीक है। तो इसका लोकेशन क्या है भाई? जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस या थैलेमस। और किसके ऊपर है? जस्ट ये, इसी दोनों के बीच में पॉन्स और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर है? अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। पूरे मिड ब्रेन के थ्रू, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एक दिया होगा ऐसे, है ना। पूरे मिड ब्रेन के थ्रू एक आपका कनाल आपका पास होता है। कनाल मतलब समझते हो ना, डीप क्लेफ्ट ऐसे, है ना। उस कनाल को क्या बोलेंगे अपन? सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्लियर है? अब आगे देखो, एक एक देखो, इसमें ये सब बातें भी याद रखनी है कि कौन सा डॉर्सल सरफेस पे है, कौन सा वेंट्रल सरफेस पे है, ये सब बातें ही ध्यान रखना है आपको। देखो तो डॉर्सल, अब देखो एक तो इतना मतलब समराइज फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ मैं इस टॉपिक को, मिड ब्रेन को। इसको मैं कम से कम 15 पेज में पढ़ाता था, ठीक है, आज से 3 साल पहले। तो अब देखो, जब इतना मतलब ये है आपका शॉर्ट में है, तो कम से कम एक एक लाइन याद कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे डॉर्सल में क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये सब कम से कम इतना ध्यान होना चाहिए। देखो, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, है ना। कौन सा पोर्शन भाई? डॉर्सल, पीछे के साइड में। ये पूरा मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन के किधर की बात हो रही है? पीछे की बात हो रही है, ठीक है ना। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स। याद है? 4 न्यूक्लियाई, सुप्राऑप्टिक, है ना, सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, याद है ना। मिड ब्रेन में दिखाया नहीं था? 4 ऐसे होता है, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? सुपीरियर कॉलिकुलाई। नीचे वाले दो को क्या बोलते हैं? इंफीरियर कॉलिकुलाई, है ना। The dorsal portion of the midbrain consists of 4 round swellings called colliculus, या इसी को क्या बोलेंगे? ऑप्टिक लोब, है ना। These 4 lobes are collectively called corpora quadrigemina and defined in 2 pairs, है ना। अब देखोगे मैं स्ट्रक्चर ही बनाता था, ऐसे ही बनाता था। अभी भी आपने देखा कि मैंने मिडब्रेन कैसे बनाया? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ऐसे बनाया। देखो, 4 राउंड स्वेलिंग यही होता है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके टॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन पे। और ये चारों स्वेलिंग्स को अपन क्या बोलते हैं भाई? कॉलिक्यूलाई। क्या बोलते हैं? कॉलिक्यूलाई। और चारों को मिला दिया, क्या बोल देंगे? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इंडिविजुअल को बोलेंगे कॉलिक्यूलाई, है ना, और चारों को मिला के क्या बोलेंगे? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो पूछे कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आपके मिड ब्रेन के किधर लोकेटेड है? वेंट्रल साइड, लैटरल साइड, डॉर्सल साइड, क्या बोलोगे? डॉर्सल, है ना। और ये 2 पेयर में आप देख रहे हो, ऊपर 2 मैंने बनाया और नीचे 2 पेयर में है आपका, है ना। 2 पेयर्स है। ऊपर वालों को बोलते हैं अपन सुपीरियर कॉलिकुलाई और नीचे वालों को बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिकुलाई। और दोनों का अपना अपना फंक्शन है। सुपीरियर कॉलिकुलाई इज एसोसिएटेड विद विजन और इन्फीरियर इज एसोसिएटेड विद ऑडिटरी फंक्शन। ऊपर वाला में और नीचे वाला सुनने में। क्लियर है? अब आगे देखो, इन ह्यूमंस, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। इन ह्यूमंस पॉन्स, मेड्यूला एंड मिड ब्रेन। कौन कौन भाई? पॉन्स है, मेड्यूला है एंड मिड ब्रेन है ना। अब ध्यान रखना, हमने बोला पॉन्स, मेड्यूला और दूसरा क्या बोला? मिड ब्रेन। हमने इसमें सेरेबेलम का जिक्र नहीं करा। मतलब कभी कभी ये भी लिखा हो सकता है सीधा सीधा यहाँ पे कि सीधे सीधे कभी कभी क्या लिखा होगा? ये पॉन्स मेडुला ना लिख के यहाँ पे लिख देगा क्या आपका? क्या लिख देगा? हिंड ब्रेन, है ना। लेकिन तब आपको याद रखना है कि हिंड ब्रेन अपन बोल तो रहे, लेकिन इसमें किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? सेरेबेलम को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसका नाम क्या है? ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो इक्वल टू होता है आपका, कौन कौन मिलकर बना रहा है इसको भाई? पॉन्स प्लस मेडुला प्लस कौन आपका? मिड ब्रेन। इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। ब्रेन स्टेम। तो कभी कभी सीधे सीधे पॉन्स और मेडुला के जगह पे ऑप्शन में आपको क्या लिख के दे सकता है?
हिंड ब्रेन, तो ये भी सही है। हिंड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन इज इक्वल टू क्या कहलाता है? ब्रेन स्टेम। लेकिन हिंड ब्रेन में एक पोर्शन नहीं होता, कौन आपका? सेरेबेलम। क्लियर है? अगला कौन सा आपका? हिंड ब्रेन और रोम्बेन सेफेलॉन। ठीक है। इट बेसिकली कंसिस्ट सेरेबेलम, जिसको क्या बोलते हैं? मेटेनसेफेलॉन। पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको क्या बोलते हैं? माइलेनसेफेलॉन। अब एक एक करके देखेंगे। पहला कौन है आपका? सेरेबेलम। अब आपको ये बात पता होगा, है ना, पहले भी बताया था मैंने कि ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन है आपका? सेरेबेलम। मतलब ये काम भी इंपॉर्टेंट करता होगा, है ना। तो जो जो काम आपका सेरेब्रम करता है ना, तो उसी को बस कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगा बस। ठीक है, तो देखो, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्मॉल ब्रेन और लिटिल सेरेब्रम। तो स्मॉल ब्रेन भी बोल दो या क्या बोल दो? लिटिल सेरेब्रम। बताया तो, सेरेब्रम का सारा काम को क्या करेगा? कोऑर्डिनेट। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स। इसमें 3 लोब मिलेंगे, किसमें? आपके सेरेबेलम में, है ना। सेरेबेलम में कितने लोब? 3। ठीक है। अ सेंट्रल वर्मिस एंड 2 लेटरल सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक की तरह है आपका, याद करो। सेंटर में कौन है? कॉर्पस कैलोशम। और दोनों साइड में कौन है आपका? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। इसमें भी सेंटर में जो लाइन होगा वो कौन होगा? वर्मिस। और दोनों साइड कौन होगा उसका? मतलब सीधी बात, ये देखो ना, यहाँ है आपका, ये देखो, ये मान लो आपका है कौन? सेरेबेलम। इसके सेंटर में कौन होगा? वर्मिस। और ये दोनों साइड का राइट सेरेबेलर, अब सेरेबेलर बोलेंगे, सेरेबुलर नहीं, क्या बोलेंगे? राइट सेरेबेलर हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरेबेलर। क्लियर है? कोई लिख रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स, अ सेंट्रल वर्मिस और 2 लैटरल आपका क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर। क्लियर है? जस्ट लाइक सेरेब्रम and 2 lateral cerebral hemisphere. The central core of each cerebral hemisphere is formed by a characteristic arrangement of white matter into the gray matter in a tree-like appearance called arbor vitae or tree of life. Exactly उसी तरह, है ना, exactly उसी तरह। क्या हो गया देखो? The central core of each cerebral hemisphere is formed by a characteristic arrangement of white matter into the gray matter in a tree like appearance called arbor vitae or tree of life. याद है? देखो कैसे है, फिर से वही वाली बात याद है। ये यहाँ पे सेरेब्रम है। सेरेब्रम में ऊपर वाले एरिया को क्या बोला था? ग्रे मैटर। बीच वाले को क्या बोला था? व्हाइट मैटर। यही तो बात बोल रहा है इंग्लिश में सजा के, है ना, कि आपके सेंटर में कौन है? व्हाइट मैटर। और पेरीफेरी पे कौन है? मतलब व्हाइट मैटर किसके अंदर धंसा हुआ है? ग्रे मैटर के अंदर, है ना। पेरीफेरी पे ग्रे ही है ना। व्हाइट मैटर इज पुश्ड इनटू किस में? ग्रे मैटर। और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे ट्री का एक ब्रांचिंग होता है ना, ट्री के ब्रांचिंग जैसा दिखता है पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ या आर्बोर। ये बात समझ में आई? सेरेबेलम इज कनेक्टेड टू मिडब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे कनेक्टेड है, तभी तो किधर है? लैटरल साइड में। बताया था ना, ये किधर आपका? लैटरल साइड में। अब तीनों से कनेक्टेड है, तो इसको कनेक्शन देने वाला, तीनों से कनेक्ट करने वाला कोई स्ट्रक्चर होगा ना, जो एक को किससे कर रहा होगा? पॉन्स से। एक स्ट्रक्चर किससे कर रहा होगा? मेडुला से। और एक स्ट्रक्चर किससे कर रहा होगा? मिड ब्रेन से। तो 3 ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो आपके सेरेबेलम को 3 अलग स्ट्रक्चर से क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। तो वही लिख रहा है देखो, cerebellum is connected to midbrain, pons and medulla oblongata with the help of 3 pairs of nerve fibers. 3 पेयर है नर्व फाइबर्स के, पेयर्स याद रखने का। टोटल कितने हो गए? 6, है ना। 3 pairs ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड सेरेबेलर पेडंकल्स, है ना। एक पेयर किससे जोड़ेगा इसको? ऐसे देखो ना, ऐसे समझ लो। देखो, ये आपका है मिड ब्रेन, ठीक है। दूसरा आपका इधर कौन है? पॉन्स। इधर कौन है? मेडुला। अब देखो यहाँ पे मान लो कौन है आपका? ये सेरेबेलम, है ना। सेरेबेलम में 3 पेयर इसको ज्वाइन करता है। एक पेयर जो होगा इसको किससे कनेक्ट करके रखेगा? मिड ब्रेन। दूसरा पेयर किससे इसको कनेक्ट करेगा? और तीसरा पेयर किससे कनेक्ट करेगा? आज समझ में आई? तो 3 पेयर ऑफ नर्व फाइबर से इसको क्या बोलते हैं अपन? सेरेबेलर पेडंकल्स, जो इसको
किस किस से कनेक्ट करता है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। क्लियर है? और इसी में ऐसे ट्री लाइक पूरा बटा होता है आपका व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, इसलिए इसको बोलते हैं आर्बर विटे या ट्री ऑफ। क्लियर है? अब आगे देखो, cerebellum इज द सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स। याद है, मैंने पढ़ा था सेरेबेलम का, याद है ना? वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल सबका कंट्रोल है ना, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सब याद है ना? तो देखो, यह बस उन्हीं सारे मस्कुलर मूवमेंट को क्या करता है? कोऑर्डिनेट। क्या करता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट समझते हो ना? देखभाल करना। काम तो कोई और करवा रहा है, काम कौन करवा रहा है? सेरेब्रम। उसको देखभाल, कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? सेरेब्रम, है ना? सेरेबेलम, हाँ। तो cerebellum is the center for coordination of muscular movements. It helps in maintaining balance. यह एक अलग फंक्शन आ गया इसका। यह आपका जो बैलेंस है ना, उसको बनाने में भी हेल्प करता है। कौन? आपका cerebellum। मेन फंक्शन इसका। It helps in maintaining balance, equilibrium and orientation of the body. आप जैसे दौड़ रहे हो, चल रहे हो, बैठे हुए हो, है ना, आपके बॉडी का ओरिएंटेशन, बैलेंस, यह किसके हाथ में है भाई? cerebellum। क्लियर है? फंक्शन सबका लिस्ट बना के अलग से आपको याद कर लेना होगा। क्लियर है? अगला कौन है आपका? पॉन्स वरोलाई, या इसको सीधे सीधे पॉन्स भी लिखता है बहुत जगह। ठीक है? इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम की बात करें तो कौन कौन है भाई? याद करो, पॉन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन, है ना? तो बोल सकते हैं कि पॉन्स आपका फ्लोर बना रहा है ब्रेन स्टेम का, है ना? पॉन्स क्या बनाएगा? फ्लोर ऑफ द ब्रेन स्टेम, क्योंकि मिड ब्रेन साइड से होता है। ठीक है? तो इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ ब्रेन स्टेम। इट सर्व्स एज अ न्यूरोनल लिंक बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम। अब ये क्या बोल दिया? तो पॉन्स है आपका, यह क्या है? न्यूरोनल लिंक है, किसके किसके बीच का भाई? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम। पक्की बात है, सही बात है ना? देखो ना यहाँ पे, ये देखो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब किसकी बात कर रहा है? सेरेब्रम। और बगल में कौन लिखा हुआ है? सेरेबेलम। अब आप ध्यान से देखो, यह है आपका मिड ब्रेन, यह है आपका पॉन्स, इधर है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ है आपका मान लो कौन? सेरेबेलम। और यहाँ से शुरू हो गया कौन? आपका फोर ब्रेन, है ना? ठीक है? फोर ब्रेन में आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके बाद फोर ब्रेन में जो पेरिफेरी होगा, पेरिफेरी पे क्या प्रेजेंट होगा? आपका ग्रे मैटर होगा ना? ठीक है? अब देखो ये करता क्या है? इट सर्व्स एज अ न्यूरोनल लिंक बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम। अब कोई भी न्यूरॉन देखो तो यहाँ पे, यहाँ से जो भी न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? यह न्यूरॉन ये सीधा सीधा तीन जगह कनेक्टेड है आपका। एक कनेक्शन है किससे? इसका मिड ब्रेन से, एक कनेक्शन है मेडुला से, एक कनेक्शन है पॉन्स। लेकिन यहाँ से जो भी नर्व फाइबर्स यहाँ आया, अब ये किसको क्रॉस करेगा? मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन को क्रॉस करके किस में जाएगा? सेरेब्रम में। सीधे बस, क्योंकि सेरेबेलम कहाँ है? बगल में है। तो बगल में तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो कर नहीं पा रहा है, किससे हो? सेरेब्रम से, है ना? तो सेरेब्रम से इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश कौन करवाएगा? पॉन्स। पॉन्स, अरे हिंड अपना भाई का साथ अपना ही भाई देगा ना। तो पॉन्स, मेडुला और आपका सेरेबेलम किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। तो हिंड ब्रेन वाला ही कोई साथ देगा ना उसको कनेक्शन कर बैठाने में। तो क्योंकि ये देखो, आपका सेरेब्रम यहाँ है, पॉन्स इसी के लाइन में है, ठीक है, लेकिन सेरेबेलम कहाँ है? बगल में है। तो डायरेक्ट कनेक्शन तो बैठा नहीं पा रहा है, तो अपना कनेक्शन किसको दिया? ये पॉन्स को। पॉन्स अपने न्यूरॉन से किसको कनेक्ट कर दिया? सेरेब्रम। आई बात समझ? मतलब ये हो गया कि पॉन्स आपके सेरेबेलम को सेरेब्रल से, सेरिब्रम से क्या करता है? अपने न्यूरॉन से उसको लिंक कर दे, ताकि दोनों में कम्युनिकेशन चलता रहे। आई बात समझ? चलो आगे देखे, ये बात समझ में आई सबको? चलो अब क्या क्या है इसमें देखो। इट कंसिस्ट ऑफ पॉन्टीन न्यूक्लियाई, इसमें जो स्पेशल सेल्स होंगे उसको क्या बोलते हैं? पॉन्टीन न्यूक्लियाई, प्री न्यूमोटैक्जिक एरिया एंड एप्न्यूनिस्टिक एरिया। ये तीन स्ट्रक्चर मिलते हैं किसमें? आपके पॉन्स में। क्या क्या भाई? पॉन्टीन न्यूक्लियाई, प्री न्यूमोटैक्जिक एरिया एंड एप्न्यूस्टिक एरिया। पॉन्टीन न्यूक्लियाई आर साइट्स एट विच सिग्नल्स फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर रिलेड इनटू सेरेबेलम। आई बात समझ? सेरेबेलम में सिग्नल को, कौन वाला सिग्नल भाई? वॉलेंट्री मूवमेंट वाला सिग्नल को कौन देता है? पॉन्स। ऊपर से आ रहा है मान लो सेरेब्रम से, सेरेब्रम से कहाँ तक पहुंचा? पॉन्स। पॉन्स से उस सिग्नल को रिले, रिले मतलब पास करना, कौन पास करेगा? पॉन्स पास करेगा किसी में। और अभी तो देखा सेरेब्रम
और सेरेबेलम के बीच का क्या है, लिंक है, कौन आपका, पॉन्स। तो ऊपर से जो सेरेब्रम आपका वॉलेंट्री मूवमेंट का सिग्नल भेज रहा है, उस सिग्नल को इसमें पास कौन करेगा, पॉन्स। वही तो लिख रहा है यहाँ पे, है ना, कि जो पॉन्टीन न्यूक्लियाई किसमें प्रेजेंट है आपका, पॉन्स में, और वह साइट है जो सिग्नल, वॉलेंट्री सिग्नल को क्या रिले करेगा, सेरेबेलम में। बोथ न्यूमोटैक्सिक एंड एपनिस्टिक एरिया कंट्रोल रेस्पिरेशन, और ये दोनों मिलके क्या करता है आपका, रेस्पिरेशन को। आई बात समझ। तो 3 एरिया हो गए आपके किसमें, पॉन्स में। पॉन्टाइन न्यूक्लियाई जो वॉलेंट्री मूवमेंट के सिग्नल को पास करेगा किसमें, सेरेबेलम में। 2 एरिया हो गया आपका एपन्यूस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक, ये दोनों कंट्रोल करता है किसको, है ना। अगला आ गया कौन सा आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ होता है पता है आपको, मेन जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही होता है। क्लियर है। तो देखिए इसमें, इट इज द ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन हुज रूट इज एसोसिएटेड विद ओवरलाइंग पायामीटर। क्योंकि देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, ठीक है, ओवरलाइंग पायामीटर टू फॉर्म पोस्टीरियर कोरोइडेड प्लेक्सस, एंटीरियर कोरोइडेड प्लेक्सस आपने पढ़ रखा है पहले। अब यहाँ पे कौन सा होगा, पोस्टीरियर कोरोइडेड प्लेक्सस। ये बनता कैसे है आपका, देखो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वह किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, पायामेटर के साथ, है ना, मतलब पायामेटर प्लस रूट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों मिलके क्या बनाता है आपका, पोस्टीरियर कोरोइडल प्लेक्सस। याद रखोगे इसको, कौन कौन भाई, रूट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लस कौन आपका, जल्दी बताओ, पायामेटर क्या है, अरे 3 लेयर जो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है ना, इसका रूट उसके साथ अटैच होता है, किसके साथ, पायामेटर के साथ, और दोनों मिलकर क्या बनाता है आपका, पोस्टीरियर कोरोइडल प्लेक्सस। ठीक है। द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो आपके गैस्ट्रिक एंजाइम्स है उसका सिक्रीशन कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। वह आपका क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है। मतलब इस सेंटर में प्रॉब्लम होगा तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट प्लस उसके से जुड़े हुए क्या, ब्लड वेसल, इन सब का, वो सब जो रिफ्लेक्स जनरेट करना, उसका भी सेंटर कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। पढ़ा भी था वहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी में, याद है ना, AN ऐसा करके है ना। आगे देखो, अगला क्या आपका, हाँ, कंट्रोल रेस्पिरेशन। बोलोगे सर रेस्पिरेशन यहाँ भी लिखा है आपने, ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन एक ही सेंटर कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में एक ही काम बहुत सारा सेल्स कर सकता है कि नहीं। तो देखो मेन रेस्पिरेशन का सेंटर कहाँ पे है भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है। और इसी को हेल्प उधर करता कौन, आपका पॉन। ठीक है। लेकिन मेन रेगुलेशन सेंटर जो है आपका रेस्पिरेशन का कहाँ पे है भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। क्लियर है, बोलो बेटा सबको। किसी को ऐसा लगा कि इसमें समझ में नहीं आया, इतनी बार सबको क्लियर है। ठीक है। कुछ नहीं है, इस नोट से जाके, मतलब देखो पढ़ने का तरीका है, सिंपल सा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि, एक सेकेंड, हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा में सर हमने कुछ पढ़ा नहीं, एक ही स्ट्रक्चर पढ़ा, पोस्टीरियर कोरोइडेड प्लेक्सस। ठीक है। वो बना कैसे, रूट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, जब किसके साथ अटैच हो गया, पायामेटर के साथ। दूसरा हमने देखा सर इसमें 3 बहुत अच्छे सेंटर्स है जो रेगुलेट करता है एक्टिविटीज को। पहला आपका कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को रेगुलेट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है, और रेस्पिरेशन का सेंटर भी यहाँ। उसके बाद हमने देखा था इससे पहले कौन, पॉन्स। पॉन्स में हमने देखा कि सर ये सबसे पहले तो लिंक बिठाता है सेरेब्रम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। ठीक है। दूसरा हमने देखा इसमें 3 सेंटर है ना। एक है पॉन्टीन न्यूक्लियाई, दूसरा है न्यूमोटैक्सिक एरिया, तीसरा है एपन्यूस्टिक एरिया। जो पॉन्टीन न्यूक्लियाई है वह क्या करता है, वह साइट है जहाँ पे सिग्नल्स फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर रिलेड इनटू सेरेबेलम। मतलब ऊपर से जो वॉलेंट्री मूवमेंट का सिग्नल आ रहा है उसको कलेक्ट करेगा पॉन्टीन न्यूक्लियाई, और वह पॉन्टीन न्यूक्लियाई उसको रिले कर देगा, पास कर देगा किसको, सेरेबेलम को। ठीक है। और दूसरा आपने देखा
कि बाकी जो दो है न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक एरिया वह है रेस्पिरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था सेरेबेलम, है ना। तो सेरेबेलम हमने देखा, ये सेरेबेलम जो है आपका, इसमें सेंटर में कौन होगा, व्हाइट मैटर, पेरिफेरी पे कौन होगा, ग्रे मैटर। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन, जो व्हाइट मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रे मैटर में कैसे है, लाइक अ ब्रांचिंग ऑफ ट्री, इसलिए इसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ या आर्बोर विटे। यह क्योंकि सेरेब्रम के काम को कोऑर्डिनेट करता है, इसीलिए इसको स्मॉल सेरेब्रम भी बोल देते हैं या स्मॉल ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो सेरेबेलम है तीन तीन स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, कौन से, मिड ब्रेन से एंड मेडुला से। तीनों को कनेक्ट करने वाला 3 पेयर्स ऑफ नर्व फाइबर्स है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रल पेडंकल, है ना, क्लियर है। और यह इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे बॉडी में, मस्कुलर मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। अगला, यह मेंटेन करता है हमारा बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड ओरिएंटेशन ऑफ द, क्लियर है। ठीक है, ये सब 1-1 मिनट का तो टॉपिक है, सब सही पूछो तो याद करने के लायक। ठीक है, इसके पहले सब समझ में आ गया था। ब्रेन स्टेम याद रखोगे आप। ठीक है, ये बनाता कौन कौन है आपका, पॉन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन। ठीक है, और इसमें ये नहीं है, कौन नहीं है आपका, हाँ ठीक है। चलो, खत्म हो गया कहानी इसका। अब 2 टॉपिक इसमें बचा, एक तो रिफ्लेक्स आर्क बचा आपका, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स पाथवे, और उसके बाद बचता है आपका सेंसरी ऑर्गन, आइज एंड। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे अब।